अच्छा भाई, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? सी एस एस स्टार्ट कर दी थी अपनी, और सी एस एस की जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने कवर अप कर ली थी। सी एस एस के अंदर हमने देखा था कि सी एस एस की फ़ाइल कैसे बनेगी, उस फाइल को एच टी एम एल से कनेक्ट कैसे करना है, सी एस एस से एच टी एम एल को जोड़ने के कितने तरीके होते हैं, और सेलेक्टर्स क्या होते हैं सी एस एस के अंदर, वैल्यू कैसे देते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है। ये जो हमने कोड लिखा था करली ब्रैकेट वाला, ये वाला, इसको हमने समझा था कि इसका क्या मकसद होता है। हमने सिलेक्टर देखे थे, आईडी से कैसे सेलेक्ट करते हैं चीज़ को, क्लास से कैसे सेलेक्ट करते हैं चीज़ को, बता रहा हूँ, एलिमेंट के नाम से कैसे सेलेक्ट करते हैं, और यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई परेशानी, कुछ समझना है तो बताओ दोबारा। तुम्हें समझना है था, तुम वीडियो देख लेना, तुम कल नहीं आए थे। आपका एक सवाल था, क्लास और आईडी दोबारा समझा दूँ, और कोई? बाकी सबको समझ आ गया सारा? अच्छा जी। अच्छा भाई, तो दोस्त ने बोला है कि मुझे ये बताते हैं ज़रा, आईडी और क्लास सेलेक्टर। देखो, आईडी और क्लास का डिफरेंस पता है क्या होता है? आईडी और क्लास में डिफरेंस मतलब आईडी सबकी अलग अलग होती है और क्लास सबकी सेम हो जाती है। हाँ, तो बस आईडी से देना चाहो या क्लास से देना चाहो, वो सब कुछ आपके ऊपर होता है ना, कि चाहे आप आईडी से दे दो या फिर क्लास से दे दो। क्लास से अगर आपको देना है तो हाँ हाँ, बस हो गया भाई, हम बता दें। आईडी से अगर आपको सेलेक्ट करना है तो हैश से करोगे, और क्लास से अगर सेलेक्ट करना है तो डॉट से करोगे, बस इतनी सी बात है। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। फ़र्क कोई नहीं है, फ़र्क कोई नहीं है, काम दोनों का सेम है भाई, बस तरीका अलग है, और कुछ नहीं है। हाँ, इसको, ये वाली क्लास अब जिस पर भी लगेगी तो उसके ऊपर भी ये वाला हमारा स्टाइल लग जाएगा, बस इतनी सी चीज़ है ना। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इंट्रोड्यूसिंग सी एस एस से आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इनहेरिटेंस से ऊपर थे, कहाँ थे भाई? सेलेक्टर्स थे। अच्छा, सेलेक्टर्स हम पढ़ रहे थे ना अपने, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर हमने पढ़ लिया था कि क्या होता है भाई। ये सबको सेलेक्ट करता है, सारे एलिमेंट्स के ऊपर जो मुझे स्टाइलिंग लगानी है वो इससे हो जाती है, यूनिवर्सल सेलेक्टर से होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको खोलूँ यहाँ पे आके, और सी एस एस को और एच टी एम एल को, और इस एच टी एम एल को अगर मैं यहाँ से आके करता हूँ भाई गो लाइव, और ये आ गया ना, सही है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि सिलेक्टर ना, हाँ, मैंने बोला था कि यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है वो सबका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या कर देगा, येलो कर देगा। तो इसने क्या किया, सबका बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया, और नीचे आगे मैंने कुछ चेंज करा तो उसने यहाँ पे आके चेंज भी कर दिया। अच्छा जी, इसी तरह से हमने देखा था कि एलिमेंट के नाम से आप चीज़ को चेंज कर सकते हो। यानी मैंने इसको बोला कि पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो ऐसा होगा, और जो कलर है वो ऐसा होगा। तो पैराग्राफ यहाँ पे हमने लगाया हुआ नहीं है। मैंने इसको कहा कि ऑयल ऑयल जो है ना, ऑर्डर लिस्ट, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा और कलर उसका वाइट होगा। तो हो गया नीचे। इसी तरह से मैंने बोला था कि माई हेडिंग करके एक क्लास मैंने बना दी, और वो क्लास मैंने बोला कि भाई आप ले लो, और उस क्लास के ऊपर मैंने जो भी स्टाइलिंग लगाई है वो स्टाइलिंग मुझे यहाँ पर देखने को मिल गई, 1 2 3। अच्छा, सेम सेम जो क्लास थी, मैंने माई हेडिंग मैंने इसको दी थी, सबसे पहले हेडिंग को दी थी और इसको भी दी थी। तो इन दोनों के ऊपर वाला स्टाइल लग गया, बैकग्राउंड कलर पर्पल और कलर इसका पिंक कलर आ गया। अच्छा, बिल्कुल सेम स्टाइल मैंने बिल्कुल सेम क्लास मैंने इसको भी दे दी, पैराग्राफ के एलिमेंट को। तो पैराग्राफ ने भी जो क्लास को हमने स्टाइल दिया था वो वाला स्टाइल पैराग्राफ ने भी यहाँ पे आके ले लिया। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था एक आईडी सेलेक्टर होता है, जो हैश से करके आप चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हो और आईडी दे देते हो उसको, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका सारा काम हो जाता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं थोड़ा सा आगे, 2 सेलेक्टर और पढ़ते हैं, यूनिवर्सल, टाइप, क्लास और आईडी, 4 पढ़ लिए हमने। चाइल्ड सेलेक्टर और डिसेंडेंट सेलेक्टर, ये 2 सेलेक्टर हम और पढ़ेंगे, ये 2 सेलेक्टर हम बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़े से मुश्किल हैं। अच्छा, चाइल्ड सेलेक्टर सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो चाइल्ड का मतलब क्या होगा भाई? नाम में आधी कहानी होती है। चाइल्ड का मतलब छोटे बच्चे, या किसी के भी बच्चे। अच्छा, तो इधर आते हैं, और अब गौर से समझना मेरी बात, यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो, चाइल्ड सेलेक्टर मैचेस एन एलिमेंट दैट इज़ अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ अनदर। ये सिर्फ उन एलिमेंट्स को पकड़ता है जो किसी एलिमेंट के डायरेक्ट चाइल्ड हैं। डायरेक्ट चाइल्ड कैसे? मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके बनाता हूँ एक डिव हो गया अबू जी, और इनके बना रहा हूँ मैं 4 बेटे।
H5 और हेलो वर्ल्ड। सही है। डिव के अंदर मैंने 5 बच्चे बना दिए, तो मतलब डिव क्या हो गया, इसका पेरेंट हो गया, और ये 5 इसके क्या हो गए, चाइल्ड हो गए। दिख रहा है ना सबको, चाइल्ड हो गए 5। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक और डिव बना दूँ तो ये वाला डिव इस डिव का चाइल्ड हो गया, और अगर इस डिव के अंदर भी मैं 5 H5 बना दूँ तो ये H5 कौन है फिर, ये H5 कौन है, ये इसके बेटे हैं और इसके पोते हैं। सही है, मतलब ये दादा है, ये सारे बच्चे हैं, ये भी बच्चा है क्योंकि ये डायरेक्ट इसके अंदर है, और ये पोते हैं मतलब ये इसके बेटे हैं। समझ आई ये चीज़, समझ आई ये चीज़। अच्छा, तो ये बिल्कुल इसी तरह से हमारा चाइल्ड सेलेक्टर भी काम करता है। चाइल्ड सेलेक्टर बोलते हैं कि भाई आपने क्या करा, सबसे पहले आप यहाँ पे आए और आपने इसको क्लास दे दी कंटेनर, या कोई भी क्लास दे दी, उसमें कोई मसला नहीं है। क्लास पाकिस्तान दे देती, चलो पाकिस्तान मैंने यहाँ पे इसको क्लास दे दी, और मैंने यहाँ पे आके बोला कि क्लास को कैसे पकड़ते हैं भाई, डॉट से पकड़ते हैं। मैंने कहा डॉट पाकिस्तान, और डॉट पाकिस्तान का जो बैकग्राउंड कलर है भाई, BSE के बैकग्राउंड कलर वो है भाई अपना ग्रीन, ग्रीन दे देते हैं इसको ना। अच्छा, ये मैंने क्या दिया, ये छोड़ो, अभी ये आगे बढ़ेंगे। तो इसको मैंने करा भाई बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, तो बैकग्राउंड कलर इसका क्या आ गया, ग्रीन आ गया। अब मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई पाकिस्तान। अब बुक के अंदर आते हैं तो बुक के अंदर ये बात कर रहे हैं कि भाई चाइल्ड सेलेक्टर जो होता है वो ऐसे लगता है, एक फिर ग्रेटर देन का साइन और फिर एक और। इसका मतलब हुआ कि टारगेट एनी ए एलिमेंट, यानी ए के जितने भी टैग होंगे ना यहाँ पे, उन सबको ये पकड़ेगा, लेकिन सारे नहीं पकड़ेगा, ये सिर्फ वो पकड़ेगा जो LI के अंदर ए होंगे। समझ रहे हो, देखो फॉर एग्जांपल मैंने LI दिया, मैंने बोला LI के अंदर, LI के डायरेक्ट चाइल्ड जितने भी ए हैं ना, उन सब के ऊपर आपने कोई ना कोई स्टाइलिंग करनी है। कैसे होगा ये, मैंने कहा डॉट पाकिस्तान के अंदर, समझ में आई चीज़। डॉट पाकिस्तान के अंदर कौन है भाई, H5 है। डॉट पाकिस्तान के अंदर जितने भी H5 हैं सबका जो है वो सबसे पहले तो पाकिस्तान को देते हैं हम स्टाइल। इसको पकड़ा मैंने यहाँ पे आके, और मैंने बोला कि भाई डॉट पाकिस्तान, और डॉट पाकिस्तान को मैंने बोला भाई बैकग्राउंड आपका ये हो जाएगा। और मैंने बोला कि भाई डॉट पाकिस्तान के अंदर जितने भी उसके चाइल्ड हैं, जितने भी उसके बच्चे हैं ना, अब यहाँ पे आगे बच्चों के नाम लिखते हैं एक करके, आसानी ताकि हमें हो जाए। तो पाकिस्तान का पहला बच्चा कौन, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, और 5वां भी आ गया ना, गिलगित बल्तिस्तान। सही, तो पाकिस्तान के ये 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं। समझ में आ रही है चीज़। अच्छा, तो मैंने बोला कि भाई पाकिस्तान के अंदर जितने भी H5 हैं, पाकिस्तान के डायरेक्ट चाइल्ड की बात हो रही है। ये डायरेक्ट चाइल्ड मतलब पाकिस्तान के नीचे जितने हैं, पाकिस्तान के अंदर से अंदर जितने हैं उनकी बात नहीं हो रही, सिर्फ अंदर की बात हो रही है। समझ में आई, मतलब मैं अगर इस रूम के अंदर आया हूँ तो मैं इस रूम के अंदर की बात करूँगा। इस रूम के अंदर कैबिनेट बने हुए, दराजें बनी है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस रूम के अंदर की मेरी सिर्फ कहानी है। इस रूम के अंदर जितनी चीज़ें हैं, इस रूम के अंदर जितनी चीज़ें हैं, सिर्फ उनके ऊपर ये चीज़ अप्लाई होगी। अगर मैं आपके कॉलेज के अंदर आके बोलूँ कि भाई मैं पूरे कॉलेज को पार्टी दे रहा हूँ, वो अलग चीज़ होगी। और अगर मैं क्लास के अंदर आऊँ और क्लास के अंदर आके बोलूँ कि भाई मैं क्लास में सबको पार्टी दे रहा हूँ, तो वो अलग चीज़ होगी। सही है। अच्छा, अलग चीज़ कैसे होगी कि भाई मैंने इस क्लास की बात करी है, सिर्फ मैंने कहा इस क्लास के अंदर जितने लोग हैं उनको पार्टी मिल रही है। क्लास के बाहर जितने लोग हैं, गार्ड बैठे हैं पहले से, मैडम का ऑफिस है, ऊपर क्लास हो रही है, सामने ग्राउंड के अंदर कोई फुटबॉल खेल रहा है, उससे मेरा ताल्लुक नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि मेरी क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं उन सबको मैं पार्टी दे रहा हूँ। सही, तो इस क्लास के सेंस के अंदर बात हो रही है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ हो रही है कि मैंने बोला पाकिस्तान के अंदर की बात हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की बात हो रही है, पाकिस्तान के बाहर की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान के बाहर ये जो H1 लगा है इसकी बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान के बाहर जो कोई और चीज़ लगी है उसकी बात नहीं हो रही। ये पाकिस्तान के अंदर जो H5 है ना, सिर्फ उसकी बात हो रही है। तो पाकिस्तान के अंदर मैंने कहा भाई पाकिस्तान के डायरेक्ट अंदर जो H5 है उसकी बात करो आप। उसका कर दो भाई साहब बैकग्राउंड कलर रेड, और कलर इसका कर दो आप एक्वा कर दो, चलो सही है। अच्छा, तो बैकग्राउंड लाल हो जाएगा और जो कलर है वो उसका थोड़ा सा सिल्वर फेरोजी टाइप का हो जाएगा। आओ इधर, इंट्रोड्यूसिंग CSS हो गया, उसको मैं थोड़ा सा बंद कर दूँ सबसे पहले तो। सही है भाई। तो इसने क्या किया कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी H5 थे उनका कलर चेंज किया। अगर
अगर मैं बाहर आके पाकिस्तान के बाहर एक H5 बना दूँ तो क्या इसका भी कलर चेंज होगा? आउटर H5 देखो इसका कलर, इसका कलर ये वाला नहीं हुआ जो मैंने दिया हुआ है, इसका कलर दूसरा कोई हुआ है जो मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर दिया हुआ है। इधर आके ना जो मैंने यूनिवर्सल के अंदर दिया हुआ है वो हुआ इसका कलर ना, इसका कलर वो नहीं हुआ जो मैंने पाकिस्तान को दिया था। तो चाइल्ड सेलेक्टर क्या करेगा कि अपने डायरेक्ट चाइल्ड के ऊपर लगेगा। एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब यहाँ पे आके मैंने बना दिया एक और div डॉट सिंध। अब मैं सिंध के अंदर बात कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ H5 और यहाँ पे आके बोलता हूँ कराची। और कौन सा भाई शहर सिंध के अंदर, सिंध के अंदर करे हैदराबाद है और लाड़काना कर लेते हैं, लाड़काना है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने स्टाइल दिया है लाल बैकग्राउंड और नीला कलर, क्या ये इन सब पे अप्लाई हो जाएगा? कितनों को लगता है कि हो जाएगा और किसको लगता है कि नहीं होगा? क्यों हो जाएगा पहले ये बताओ। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों होगा अप्लाई? डिफ के अंदर है, सही है, और क्यों नहीं होगा अप्लाई? अच्छा किसको लगता है कि हो जाएगा? किसने बोला था और किसने बोला था कि नहीं होगा? हाँ भाई क्यों नहीं होगा अब बताओ। काय की क्लास चेंज है? सिंध क्लास। देखो यहाँ पे मैंने आके बोला कि पाकिस्तान के डायरेक्ट चाइल्ड, पाकिस्तान के डायरेक्ट बेटों की बात हो रही है यहाँ पे, डायरेक्ट चाइल्ड यानी बेटों की बात हो रही है। तो बेटों का ही कलर चेंज करना है मुझे पौधों के अंदर नहीं जाना। मुझे ये नहीं देखना कि बेटों के कितने बेटे हैं फिर उनके कितने बेटे हैं, ये नहीं देखना। मुझे बस ये देखना है कि पाकिस्तान के डायरेक्ट चाइल्ड कितने हैं ना, पाकिस्तान के डायरेक्ट चाइल्ड कितने हैं, किसी कंटेनर के डायरेक्ट कितने चाइल्ड हैं उसको देखना है मुझे ना। पाकिस्तान के डायरेक्ट चाइल्ड इनके ऊपर अप्लाई होगी ये चीज़, पाकिस्तान के इस चाइल्ड के ऊपर या इनके अंदर नहीं होगी अप्लाई ना, क्योंकि डायरेक्ट चाइल्ड जो H5 है वो ये है वाले ना। अब इसका आउटपुट देखते हैं, देखो कुछ भी नहीं हुआ। सही है, ये वाली स्टाइलिंग इसके ऊपर नहीं आई। सही है भाई, ये वाली स्टाइलिंग इसके ऊपर नहीं आई। अच्छा अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई डॉट सिंध जो है उसके अंदर जो H5 है उसको ये वाली स्टाइल देनी है, लेकिन थोड़ी सी चेंज करके देनी है। मैंने कहा भाई सिंध के अंदर जितने लोग हैं उन सबको आप दे दो पर्पल और ऑरेंज। अब चेंज हो जाएगा है ना, अब चेंज हो गया देखो। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये जो हमने चाइल्ड सेलेक्टर जो हमने पढ़ लिया अभी, चाइल्ड सेलेक्टर क्या करता है, डायरेक्ट चाइल्ड के ऊपर अप्लाई होता है। यानी मेरे नीचे जितने लोग हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा बस, उसके नीचे जितने लोग हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। समझ आई ये चीज़? समझ आई ये चीज़ कैसे काम होता है? अच्छा हाँ क्या खानदान का था तो अप्लाई क्यों नहीं हुआ? देखो यहाँ पे खानदान की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही थी डायरेक्ट चाइल्ड की, डायरेक्ट बेटों की बात हो रही थी। मैंने ये नहीं कहा था कि भाई आपके बेटे हैं, मैंने कहा था कि मैं अपने बेटों को पैसे दे रहा हूँ सिर्फ, अब उनकी भी बेटों का मैंने जिम्मा नहीं लिया हुआ। सही है, मैंने सिर्फ अपने बेटों को एक स्टाइलिंग दी है, उनके बेटों को नहीं दी। तो इसके अंदर भी ये वाला हुआ है कि मैंने बोला था कि भाई इसको पकड़ो और इसके जितने भी बेटों का नाम H5 है उन सबको पकड़ लो और उन सबको आप क्या दे दो, स्टाइलिंग। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आके ना मैं H5 की जगह ना H6 लगाता हूँ और यहाँ पे कश्मीर लिख देता हूँ आगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई साहब कश्मीर। अब कौन मुझे ये बताएगा क्या कश्मीर इनके जैसी स्टाइलिंग ले लेगा? क्यों नहीं लेगा? हाँ मैंने इसको बोला है नाम लेके कि भाई पाकिस्तान के अंदर जितने भी H5 के एलिमेंट हैं उनको ये वाली स्टाइलिंग दो, लेकिन यहाँ पे सारे तो H5 हैं लेकिन ये वाला क्या है, H6 है। आओ इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। देखो ये चेंज नहीं हुआ, ये पाँचों अलग हैं, ये सबसे अलग है। तो इसके लिए मुझे या तो इसको बोलना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर जितने भी H5 हैं उनको भी पकड़ना है, और पाकिस्तान के अंदर कोमा लगा के जितने भी H6 हैं उन सबको भी आपको पकड़ना है, तो ये वाला काम थोड़ा सा सही होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके एक और जुगाड़ करूँ और यहाँ पे आके मैं इसको बोलूँ कि पाकिस्तान के अंदर H5 H6 या उसके बेटों का मैं नाम ही नहीं ले रहा, मैंने ये बोला ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी H5 हैं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी H6 हैं मैं उनका नाम नहीं ले रहा। मैं सिंपल आगे बोलता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बच्चे हैं उसके डायरेक्ट चाइल्ड जितने भी हैं मैंने लगा दिया यूनिवर्सल सेलेक्टर। पाकिस्तान के अंदर जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड हैं उन सबको आपने क्या करना है भाई, अब ये वाली आपने स्टाइलिंग देनी है। तो क्या होगा कि भाई अब बताओ क्या कश्मीर के ऊपर ये लगेगा? क्या पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पंजाब पे ये लगेगा? क्या
क्या सिंध के ऊपर भी ये लगेगा? क्यों नहीं लगेगा भाई? क्लास भले से ही अलग है, लेकिन ये जो सिंध जो है ये मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाया है। मैंने बोला पाकिस्तान के डायरेक्ट चाइल्ड जितने भी हैं, अब उनमें डिव भी आता है, उनके अंदर स्पेन भी आता है। डिव के अंदर की बात नहीं हो रही इधर, इधर पाकिस्तान के अंदर की बात हो रही है सिर्फ। अब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी डिव हैं, जितनी भी लिस्ट है, जितने भी एंकर टैग हैं, जितनी भी टेबल हैं, सबके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको बोला है कि भाई यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाओ आप। समझ में आई चीज़? समझ में आई चीज़? यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब क्या होता है? सबको सेलेक्ट करना है। तो पाकिस्तान के डायरेक्ट चाइल्ड जितने भी थे, सारी हेडिंग है, और ये वाला पहला वाला डिव, इन सब के ऊपर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। सही है? अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है। ये चीज़ तो हमने देख ली कि किसी के डायरेक्ट चाइल्ड को अगर पकड़ना है, किसी के सिर्फ बेटों को अगर पकड़ना है, उसके पोते पोतियों की, नवासे नवासों की बात नहीं हो रही, सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड की, डायरेक्ट बच्चों की बात हो रही है। तो उसके लिए हम ग्रेटर देन वाला साइन लगाते हैं, ये वाला साइन लगाते हैं। अगर मुझे पूरे ख़ानदान को पकड़ना है किसी के, अगर मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी H5 के एलिमेंट हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी मैं डाल रहा हूँ, उन सबका कलर बिल्कुल सेम रहे। अब भले से अब भले अब पाकिस्तान के अंदर वो सिंध भी हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर वो कराची, सक्कर, हैदराबाद भी हो सकता है सिंध के अंदर। समझ आ रही है ये चीज़? अब मैं उसको कैसे पकड़ूँ? आओ बुक के अंदर। अच्छा, तुम लोग बताओ पहले कैसे हो गए? देखो, यूनिवर्सल भी लगा लिया हमने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी है, लेकिन ये तो डायरेक्ट चाइल्ड पे अप्लाई होगा ना भाई, उनके बच्चों पे थोड़ी लगेगा, लेस देन नहीं होगा। इसका जो सेलेक्टर होता है वो देखते हैं। अब चाइल्ड सेलेक्टर समझ आया सबके? चाइल्ड समझ आया कैसे काम करता है, क्यों काम करेगा और कहाँ कहाँ ये काम करेगा? डिसेंडेंट सेलेक्टर, डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंडेंट का मतलब होता है औलाद। क्या होता है? औलाद। क्या मतलब होता है डिसेंडेंट का? औलाद। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या करता है? ये बोलता है भाई, चाइल्ड सेलेक्टर ने आपको बोला था कि मैं सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड के ऊपर लगूंगा, मैं सिर्फ अपने बच्चों को देखूंगा। डिसेंडेंट सेलेक्टर ये बोलता है कि भाई मैं पूरे ख़ानदान को देखूंगा। समझ आई ये चीज़? जो आप लोग बात कर रहे थे ना कि पूरे ख़ानदान के ऊपर लगाने वाली चीज़, वो ये वाली चीज़ है कि डिसेंडेंट, हाँ, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, 10 साल, 20 साल, जितनी आपको ट्री बनाना है आप बना लो। कैसे लगता है? ये बहुत आसान है। जैसे ऊपर ग्रेटर देन लग रहा था, वो हटा के स्पेस आएगा बस। सही है भाई? तो इधर आते हैं। मैंने कहा था पाकिस्तान के अंदर जितने भी मेरे पास H5 के एलिमेंट हैं, उनको आप बैकग्राउंड कलर लाल दे दो और कलर उनका ब्लू कर दो। तो इसने क्या किया भाई, बैकग्राउंड कलर लाल दे दिया, कलर इनका ब्लू कर दिया H5 के एलिमेंट्स को। बस कश्मीर क्योंकि H5 नहीं हुआ, H6 था, तो इसने उसको नहीं किया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं ना इसको करता हूँ कमेंट सबसे पहले, और इसकी एक कॉपी बनाता हूँ, और नीचे आके भाई इसको मैं बोलता हूँ कि इसको उड़ाओ आप सबसे पहले। अब दिखाओ क्या आता है। अभी कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे आके मैं सिंपल इसको एक बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ डिसेंडेंट सेलेक्टर। पाकिस्तान के अंदर जितने भी H5 है ना, पाकिस्तान के कंटेनर में, पाकिस्तान के एलिमेंट में जितने भी H5 हैं, उन सब का कलर, बैकग्राउंड कलर लाल होगा और कलर उनका एक्वा होगा। सही है? चाइल्ड सेलेक्टर से क्या हो रहा था? चाइल्ड सेलेक्टर से सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्ट हो रहे थे, बलूचिस्तान, सिंध। अब सिंध के अंदर कराची वगैरह सेलेक्ट नहीं हो रहे थे। सही है? देखो, यहाँ पे मैंने सिंध के नाम का एक डब्बा अलग से बनाया हुआ है, और उसके अंदर मैंने कराची, सक्कर, हैदराबाद सब डाला हुआ है। अब अगर यहाँ पे आके मैं इसको बोलूँ कि भाई आपको अपने डायरेक्ट चाइल्ड को नहीं देखना, आपको अपने बच्चों को भी देखना है, उनके बच्चों को भी देखना है, उनके बच्चों को भी देखना है, सबको देखना है। आप जितना ट्री आप लंबा कर सकते हो आप कर दो, ये बस सबको देखेगा। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी H5 के एलिमेंट हैं, अब वो H5 सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान भी हो सकता है, वो H5 कराची, लाड़काना, हैदराबाद भी हो सकता है। तो मुझे बताओ, क्या ये कराची के ऊपर अप्लाई होगी स्टाइलिंग? अब किसको लगता है कि हो जाएगी? किसको लगता है सबकी होगी? हाथ उठाओ। और किसको लगता है सिर्फ सूबों के जो हमने नाम लिखे थे, पंजाब, बलूचिस्तान, उनकी होगी? देखो, इसने बोला था कि पूरे ख़ानदान पे लगूंगा, तो लग गया पूरे ख़ानदान पे। सही है? ये समझ आई चीज़? डिसेंडेंट सेलेक्टर सबके ये क्या करता है भाई, एक तो डायरेक्ट चाइल्ड के ऊपर लग रहा था ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला क्या कर रहा है, अब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उस नाम के, सब के ऊपर लग रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आते हैं और मैंने यहाँ पे आके बोला कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी H5 है सबके ऊपर आप लग जाओ, सब पे लग गया।
मैं बोलता हूँ H6 के ऊपर लग जाओ, H6 के ऊपर लग गया, H5 पे से हट गया, मैंने कहा H5, तो ये H5 पे लग जाएगा वापस। सब चाहिए तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी बच्चे हैं सबका इसने कलर क्या कर दिया भाई, चेंज कर दिया। सही है। डिसेंडेंट सेलेक्टर और चाइल्ड सेलेक्टर के अंदर डिफरेंस पता लग गया सबको क्या होता है। मुश्किल था ये, आसान था, वेरी गुड। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा CSS के अंदर। अच्छा CSS के अंदर हमने सबसे पहले देखा था यूनिवर्सल सेलेक्टर, सब पे लगता है। टाइप सेलेक्टर, एलिमेंट को उसके नाम से बुला लो। क्लास सेलेक्टर, किसी क्लास के ज़रिए एलिमेंट को बुला लो। आईडी सेलेक्टर, एलिमेंट को आईडी दे दो और उससे आप बुला लो इसको। चाइल्ड सेलेक्टर, किसी एलिमेंट के सारे बच्चों पे लगेगा। और डिसेंडेंट सेलेक्टर, किसी एलिमेंट के पूरे ख़ानदान पे लगेगा। अच्छा इसके बाद है एडजेसेंट सिबलिंग और जनरल सिबलिंग, ये हम देखेंगे बाद में क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है। आगे आओ, आगे बात कर रहा है कि भाई हाउ CSS रूल्स कैस्केड, कि भाई CSS के जो रूल्स होते हैं वो थोड़े से हम पढ़ लेते हैं कि CSS काम कैसे करता है। देखो सबसे पहले ये बोल रहा है कि भाई इफ़, अगर देयर आर 2 और मोर रूल्स दैट अप्लाई टू द सेम एलिमेंट, अगर दो ऐसे रूल्स हैं, दो ऐसी स्टाइलिंग की जो सेम एलिमेंट के ऊपर लग रही हैं, कैसे लग रही हैं आओ इसकी मिसाल देखते हैं। सबसे पहले ऊपर आते हैं और यहाँ पे आके भाई मैं बनाता हूँ एक अदद पैराग्राफ डॉट माई पैरा के नाम से एक बना देते हैं और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई आप ये पकड़ लो क्लास, और इसको टेक्स्ट देने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि भाई जो मेरे पास डॉट वाली जो क्लास है, जो मेरे पास डॉट वाली जो क्लास है उसको आप पकड़ो और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कर दो भाई कौन सा दें, काला, और जो कलर है उसका वाइट हो जाएगा। सही है। तो ये काम करेगा क्या, ये काम करेगा। मैंने इसको बोला, मैंने एक पैराग्राफ का एलिमेंट बनाया और उसको एक क्लास दी जी। पैराग्राफ को अप्लाई होगा। हाँ पैराग्राफ पे अप्लाई होगा ना, मैंने यही बोला कि भाई पैराग्राफ को पकड़ो आप ना। मैंने इसको क्लास दे दी माई पैरा और मैंने बोला इस क्लास को पकड़ो और उसको स्टाइल दे दो, तो ये अप्लाई हो जाएगा ना भाई, हो गया ना अप्लाई, लग गया ना, मसला है इसमें कुछ। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। आगे थोड़े से रूल देखते हैं CSS के। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर एक ही एलिमेंट पे आपने दो स्टाइल लगा दिए, मतलब क्या, मतलब ये कि इसको मैं पकड़ता हूँ, माई पैरा को ही पकड़ता हूँ और माई पैरा को पकड़ के इधर आकर इसको मैंने पहले क्या दिया था, काला दिया था। मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर अब काला नहीं होगा आपका, अब बैकग्राउंड कलर होगा आपका डार्क ब्लू, और जो कलर होगा आपका वो होगा भाई ऑरेंज। अब कौन मुझे ये बताएगा ये वाला स्टाइल लगेगा या ये वाला स्टाइल लगेगा। किसको लगता है कि ब्लैक एंड वाइट लगेगा, ग्रेडियंट नहीं होगा। हाँ भाई ये वाला, यहाँ देखो इसने ये बात करी है कि अगर दो या दो से ज़्यादा रूल्स अप्लाई हुए हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर, दो लगे हुए ना, एक और दो, तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि पहले वाला लगेगा या दूसरा वाला लगेगा। पहले वाले कितने हाथ उठाओ और दूसरे वाले कितने हाथ उठाओ। दूसरे वाले 3 बंदे हैं, पहले वाले 5 बंदे हैं। अच्छा देखो बुक के अंदर आते हैं, ये बोल रहा है कि भाई इफ़ देयर आर 2 और मोर रूल्स, अगर दो या दो से ज़्यादा रूल्स किसी एक एलिमेंट के ऊपर आपने लगाए हुए हैं, दैट अप्लाई टू द सेम एलिमेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विच विल टेक प्रेसिडेंस। अब आपके लिए ये ज़रूरी है समझना कि किसको अहमियत दी जाएगी, क्या पहले वाले को अहमियत दी जाएगी क्योंकि वो पहले आया था, या बाद वालों को अहमियत दी जाएगी क्योंकि वो बाद में आया था। नीचे आओ, सबसे पहला रूल CSS का सबसे पहला रूल है लास्ट रूल। लास्ट रूल का मतलब इफ़ द 2 सेलेक्टर्स आर आइडेंटिकल, अगर दो सेलेक्टर आपके सेम है, माई पैरा और माई पैरा दोनों सेम हो गए, द लेटर ऑफ द 2 विल टेक प्रेसिडेंस, जो बाद में लिखा जाएगा उसको अहमियत दी जाएगी, पहले वाला ओवरराइड हो जाएगा। सही है। तो अभी क्या होगा कि ब्लू और ऑरेंज वाला काम करेगा, यहाँ पे नीचे वाला काम करेगा। हाँ 3 बंदों ने दूसरा बोला था, आपने पहला बोला था, तो पहला वाला अप्लाई नहीं होगा भाई, दूसरा वाला अप्लाई होगा ना। आओ देखते हैं, ये देखो सही है। तो CSS का पहला रूल ये है कि जो कोड बाद में लिखा जाएगा उसको अहमियत दी जाएगी। सही है।
जो कोड जो स्टाइल आपने बाद में दिया हुआ है उसको आप क्या दोगे, अहमियत दोगे। मिसाल के तौर पे अगर ये वाला बैकग्राउंड कलर में नीचे आता हूँ और नीचे आके इसको बोलता हूँ कि बैकग्राउंड कलर आप ले लो ब्लैक, ब्लैक नहीं लो, आप ले लो बैकग्राउंड कलर ब्राउन, तो अब कौन सा अप्लाई होगा भाई, ब्राउन वाला अप्लाई होगा। सही हो गया। अच्छा अब कौन सा वाला अप्लाई होगा भाई, डार्क ब्लू अप्लाई होगा। अच्छा अब बताओ कौन सा वाला अप्लाई होगा, अब ब्लैक वाइट अप्लाई होगा। सही है। तो CSS का पहला रूल हमने पढ़ लिया कि जो बाद में जो चीज़ इस्तेमाल होगी उसकी अहमियत ज़्यादा होगी। सही है। वैसे हमारे यहाँ जो पहले आते हैं उसकी ज़्यादा होती है ना, लेकिन CSS में ऐसा नहीं होता। अच्छा दूसरी चीज़ है भाई स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफाई किसी चीज़ को करना। इफ़ वन सेलेक्टर इज मोर स्पेसिफिक देन अदर द मोर स्पेसिफिक रूल विल टेक प्रेसिडेंस। दूसरा रूल ये है कि भाई कुछ सेलेक्टर्स ऐसे होते हैं CSS के अंदर जिनकी अहमियत ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी अहमियत कम होती है। मिसाल के तौर पे इन्होंने मिसाल दी हुई है कि अगर आपने यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर से कोई कलर लगाया हुआ है ना लाल, तो सबका कलर लाल होना चाहिए। अच्छा लेकिन अगर आपने यहाँ पे आके कुछ चेंज किया हुआ है ना यहाँ पे आके, और आपने इसको बोला हुआ है कि भाई मैं ऐसा करता हूँ कि इस माई पैरा वाले को ना ऊपर ले जाता हूँ, इसको मैं ऊपर ले आया। अब बताओ अब माई पैरा के ऊपर कौन सा कलर अप्लाई होगा, कलर नहीं, लेकिन मैंने यूनिवर्सल में इसको लाल दिया हुआ है। इन तीनों में से कौन सा वाला कलर लगेगा बताओ। एक मिनट, क्या ये वाला लगेगा, ऑरेंज और ब्लू लगेगा, ब्लैक एंड, एक मिनट में पूछ तो रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट लगेगा या ये वाला लगेगा या फिर लाल कलर लगेगा, क्योंकि ये बाद में लिखा हुआ है लास्ट, ये वाला। एक और चीज़ भाई, एक और चीज़, यहाँ पे लगा हुआ है पैराग्राफ का एलिमेंट और यहाँ पे भी लगा हुआ है पैराग्राफ का एलिमेंट, तो क्या ये वाला कलर अप्लाई होगा, हो सकता है भाई, हो सकता है। नहीं आप लोग बताओ ना, अभी मैंने बताया। एक मिनट ना, इसको यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, चलो बराबर में ऑन कर लेते हैं। चलो इसको बंद करा यहाँ से, HTML आ गई हमारी और CSS आ गई। CSS थोड़ी सी इसको थोड़ा सा ना एक्सपेंड करते हैं। देखो गौर से सुनना जो मैं पूछने लगा हूँ। मैंने बनाया एक पैराग्राफ और उसको क्लास दे दी माई पैरा करके, इतना सबको क्लियर है। हमने अभी पढ़ा है कि जो बाद में लिखा गया कोड है उसकी अहमियत ज़्यादा है, पढ़ा ही नहीं पढ़ा। मैंने बोला कि माई पैरा का बैकग्राउंड कलर क्या है, डार्क ब्लू और कलर ऑरेंज, लेकिन इसके नीचे मैंने इसको चेंज कर दिया तो ये वाला तो अप्लाई नहीं हो रहा। उसके बाद मैंने, अब इसका कलर हो गया था वाइट, इसका क्या कलर था भाई, मैंने यूनिवर्सल लगा दिया। मैंने बोला भाई लाल, अब ये क्लास को मानेगा या यूनिवर्सल को मानेगा, क्लास को मानेगा सर। क्लास के बाद और यूनिवर्सल के बाद एक और चीज़ यहाँ लगी हुई है जिसका कलर है भाई साहब ब्लू। अब कौन सा लगेगा, क्योंकि ये भी पैराग्राफ है और ये भी पैराग्राफ है। ये तो चलो डॉट पैरा को मानेगा सर। ये तो चलो H3 का काम हो गया, ये तो OL क्लास को मानेगा। आओ इसको देखते हैं क्लास को कहा था सर, कौन सा लगा हुआ है भाई। क्लास को कहा था, मुझे कहा था आपको। मैं जब यूनिवर्सल लगा होगा सर, यूनिवर्सल को चेंज करने के लिए सर वो क्लास को आईडी लगती है सर। देखो भाई CSS का रूल नंबर 2, आ जाओ भाई, मजाक हो रहा है इधर। CSS का रूल नंबर 2 क्या है भाई, रूल नंबर 2 ये है कि पढ़ लें भाई पहले। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी अहमियत ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी अहमियत क्या होती है, कम होती है। मिसाल के तौर पे ये जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है ना, इसकी अहमियत है कम, यस सर। यूनिवर्सल से ज़्यादा अहमियत है पैराग्राफ की, और पैराग्राफ के एलिमेंट से भी यानी यूनिवर्सल सेलेक्टर से जो ज़्यादा अहमियत है
यूनिवर्सल से ज़्यादा अहमियत है नाम की, और नाम से ज़्यादा अहमियत है क्लास की। समझे? समझे? मतलब सबसे ऊपर जो है वो है भाई आपकी क्लास, क्लास से नीचे आपका एलिमेंट का नाम, एलिमेंट नेम, और एलिमेंट के नाम के बाद आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। सही है भाई? समझ में आए सबकी ये चीज़? तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले तो इसने बोला कि भाई मैं सबसे पहले लूँगा क्लास का नाम, सबसे पहले उसको देखूंगा मैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को पकड़ लिया। यूनिवर्सल के ऊपर बोला एलिमेंट का नाम, इसने बोला इसको पकड़ लेते हैं। मैंने कहा भाई क्लास, अब क्लास दो दो क्लासें हैं भाई यहाँ पे सेम। अब दोनों के दरमियान रेस होगी कि कौन सी वाली क्लास पहले है, कौन सी वाली क्लास बाद में है। क्योंकि ये क्लास बाद में तो इसको अहमियत दी गई है, और ये वाली क्लास यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो गई है। सही है भाई? कोई सवाल किसी का यहाँ पे? सेलेक्टर से रिलेटेड कोई सवाल, रूल से रिलेटेड कोई सवाल किसी का, कि किसको अहमियत दी जाएगी, किसको अहमियत नहीं दी जाएगी? तो ये बस समझने वाली चीज़ है, इसका कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है अभी ना। अभी कोडिंग हमने स्टार्ट नहीं करी है सीएसएस की। अभी हमने बस सीएसएस के अंदर ये पढ़ा है कि डॉट का क्या मतलब होता है, हैश का क्या मतलब होता है, स्टार का क्या मतलब होता है, और ये जो बैकग्राउंड कलर और कलर वाली चीज़ है ना, ये हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, एक एक नुक्ता पढ़ेंगे हम इसका। ये जो आपको वाइट डॉट दिख रहा है प्रोजेक्टर के ऊपर, ये क्यों आ रहा है, ये सब देखेंगे हम। अच्छा खैर, आगे आते हैं। स्पेसिफाई वाली चीज़ देख ली। अच्छा, आगे तीसरी चीज़ ये बता रहे हैं भाई साहब, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे हमने अभी देखा कि क्लास वाली जो चीज़ है उसकी अहमियत ज़्यादा है। क्लास वाली जो चीज़ है उसकी अहमियत ज़्यादा है। क्या क्लास से भी ऊपर मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक एलिमेंट हो, और उसको मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे ऊपर वही हो, बस उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं हो। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि उसका जो बैकग्राउंड कलर काला, और कलर जब उसका वाइट आ रहा है ये वाला, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये नहीं आए, ये वाला कलर आ जाए। लास्ट में करते हैं एक तो इसको लास्ट के अंदर करते हैं, ये लो तो आ जाएगा। लेकिन मुझे लास्ट में भी नहीं करना, मुझे ये यहीं पे चाहिए भाई, तो उसको क्लास में लगा देंगे सर, बगैर क्लास दिए। आईडी लगा देंगे। क्या कह रहे हो? यूनिवर्सल लगा नहीं, यूनिवर्सल नहीं लगेगा। नीचे वाले को डिलीट कर देंगे सर, ऊपर वाला क्लास भी चेंज नहीं करनी, डिलीट भी नहीं कर सकते। डिलीट भी नहीं कर सकते। सर इसको चेंज कर देना, आगे पीछे तारा ई का टाइप। देखो, आप पी का टैग भी लगा सकते हैं, ये लो पी डॉट प्यारा करके बुला दो उसको, एक तो ये काम करता है, लेकिन इसकी अहमियत वाली चीज़ आ जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ देख लो क्या है। अगर आपको किसी भी एलिमेंट को सबसे ऊपर करना है, सबसे टॉप पे लेके जाना है आपको। अच्छा, यहाँ पे भी देख लो, एक और चीज़ समझ लो। देखो, क्लास से भी दे सकते हो, नाम से भी दे सकते हो, नाम और क्लास दोनों से भी दे सकते हो। मैं बोलता हूँ कि भाई पैराग्राफ का वो एलिमेंट जिसकी क्लास डॉट माई पे रहा है, सही है? तो ऐसे भी आप दे सकते हो इसको ना। ये ज़्यादा अहमियत होती है इसकी क्लास से, सही है? आपने क्लास दी, उससे ज़्यादा अहमियत होगी कि क्लास के साथ आपने नाम भी बता दिया, सही है? तो यहाँ पे हमने क्या करा भाई, क्लास के साथ साथ उसका नाम भी बता दिया। इसको मैंने सिर्फ क्लास बताई है, इसको मैंने क्लास के साथ साथ नाम भी बता दिया। अब अहमियत किसकी होगी? क्लास के साथ नाम भी बताया ना, उसकी अहमियत होगी, सही है? ये देखो चेंज हो गया, ये डॉट माई प्यारा की क्लास जो थी वो यहाँ पे अपडेट होगी। अच्छा, इसको भी मैं दे देता हूँ पी डॉट माई प्यारा करके, काला हो गया क्योंकि दोनों की अहमियत जो है वो बराबर हो गई, तो बाद वाले को हमने अहमियत ज़्यादा दे दी। अच्छा, इसके बाद अगर अभी भी मुझे इसको अहमियत देनी है, अब मैं क्या करूँ ऐसा? एक और भी लगाएंगे? नहीं, एक और भी नहीं लगाएंगे। इसके लिए आएंगे बुक के अंदर। बुक के अंदर इन्होंने बताई हुई एक चीज़ इंपॉर्टेंट, यू कैन ऐड इंपॉर्टेंट आफ्टर एनी प्रॉपर्टी वैल्यू टू इंडिकेट दैट इट शुड बी कंसिडर मोर इंपॉर्टेंट दैन अदर रूल्स दैट अप्लाई टू द सेम एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इंपॉर्टेंट की एक चीज़ लगानी है, और उसका मतलब ये होगा कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी रूल कितना ही इंपॉर्टेंट हो, कितनी ही उसकी अहमियत ज़्यादा हो, मेरे इस वाले की अहमियत सबसे ऊपर होगी। कैसे होगी आओ देखते हैं। यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे आके आपको लिखना है शिफ्ट 1 दबाना है, और इम्पोर्टेंट, सही है? इम्पोर्टेंट लगाना है इसके अंदर जी, हाँ शिफ्ट 1, एक्सक्लेमेशन का साइन बोलते हैं इसको, ये वाला नज़र आ रहा है?
ये वाला साइन। सही है, ये वाला साइन होगा, इम्पोर्टेंट के साथ लगेगा ये ना। अच्छा, इसको खोलते हैं यहाँ पे आके, इसको उधर लेके जाते हैं। चलो सही है भाई। तो इम्पोर्टेंट आपने जहाँ पे लगाना है, तो अब भले से आपने क्लास दी है, भले से आपने आईडी दी है, कुछ भी करा हुआ है, इम्पोर्टेंट लग गया तो लग गया भाई। देखो इधर हो गया चेंज। अच्छा, अगर मैं यही चीज़ यहाँ से हटा दूँ, ये चीज़ अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, और अब मैं इसको बोलूँ कि पैराग्राफ जो है उसका बैकग्राउंड कलर ये वाला होगा और कलर ये वाला होगा, ये तो अभी नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आके मैं अगर इसको बोलूँ कि इम्पोर्टेंट होगा ये, अब बताओ कौन सा वाला स्टाइल लगेगा। क्या क्लास के साथ साथ नाम की अहमियत होगी? हाँ भाई, कौन सा वाला लगेगा? हाँ भाई, ब्लैक एंड वाइट लगेगा। आओ देख लेते हैं। ब्लैक एंड वाइट वाला नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये भले से नाम से सिलेक्टेड था, इसकी अहमियत कम थी, इसकी अहमियत कम थी और इसकी अहमियत ज़्यादा थी भले से। प्यारे बच्चों, बातें नहीं इस तरह था बच्चों। इसकी अहमियत कम थी और इसकी अहमियत ज़्यादा थी, लेकिन इसकी अहमियत को मैंने बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? इम्पोर्टेंट करके बढ़ा दिया। मैंने कहा इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर मैंने इम्पोर्टेंट लगाया तो इसकी अहमियत बढ़ गई। अगर इसकी अहमियत बढ़ गई तो ये सबसे टॉप पे चला गया। अब भले से आप पैराग्राफ को उसके नाम से बुलाओ, भले से उसकी क्लास से बुलाओ, भले से यूनिवर्सल से बुलाओ, भले से आईडी से बुलाओ, ये बात नहीं मानेगा। भले आप इसको सबसे ऊपर ले जाओ, ये लो, आप इसको भाई साहब सबसे ऊपर ही ले जाओ, इसके भी ऊपर ले जाओ। अब इसमें एक और पंगा है। एक तो भाई आप सबसे ऊपर बैठे हुए हो, आपके नीचे वालों को आपने ब्लॉक किया हुआ है, नीचे वाली स्टाइलिंग लगनी चाहिए। ऊपर से आपकी अहमियत भी इतनी नहीं है, लेकिन जब भी आप लग रहे हो क्योंकि आपके साथ इम्पोर्टेंट लगा हुआ है। सही है? तो इम्पोर्टेंट वाली चीज़ ये काम करती है कि किसी भी चीज़ की अहमियत को बिल्कुल फाइनल 100 पे ले जाती है, बिल्कुल फाइनल कर देती है कि भाई इससे ऊपर अब कुछ भी नहीं है हमारे पास ना। अच्छा, बस करते हैं बेटा, चैप्टर ख़त्म कराऊंगा पूरा मैं आज। इनहेरिटेंस हमने पढ़ा क्या है भाई? प्रैक्टिस नहीं होती ना। प्रैक्टिस को छोड़ो, ये बता दो कि हमने पढ़ा क्या है अभी। तो मेरी और में प्रैक्टिस नहीं होती सिर्फ पूरे हमने बस रूल्स पढ़े थोड़े से। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है? हमने रूल्स पढ़े, हमने 2 सिलेक्टर पढ़े, बस 3 चीज़ें पढ़ी हैं हमने। एक आखिरी चीज़ पढ़ते हैं। अच्छा, इनहेरिटेंस वाली चीज़ पढ़ लेते हैं पहले। इनहेरिटेंस क्या होती है? ये आखिरी टॉपिक है बस हमारा, फिर चैप्टर ख़त्म है। देखो बस फिर प्रैक्टिस करना है 1 घंटा। क्यों? ऐसे ही? ऐसा नहीं हो रहा भाई। अच्छा, इनहेरिटेंस वाली एक चीज़ देख लेते हैं। ये समझने वाली चीज़ है, इसका भी कोई प्रैक्टिस कोड नहीं है ना, ये बस समझने वाली चीज़ है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस, इनहेरिट। हाँ भाई, तुम हो? कौन था भाई? तुम थे बेटा, तुम थे। अब नहीं करना, अब करोगे तो क्लास से भी बाहर हो, कोर्स से भी बाहर। सही है? इनहेरिटेंस वाली एक चीज़ हम पढ़ने लगे। इनहेरिट का मतलब क्या होता है भाई? किसी को बताइए। इनहेरिट का मतलब होता है विरासत। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, किसी भी चीज़ को विरासत के अंदर लेना। अच्छा, CSS का ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, पहला चैप्टर, यही मुश्किल है बस, इसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है CSS में। जैसे HTML के टाइम पे हमने ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और राइट एंगल, लेफ्ट एंगल, ब्रैकेट, कैरेक्टर सब कुछ पढ़ा था ना। बाद में क्या करा हमने? वो सब लगाए, उनको देखा कि इनसे क्या होता है। अच्छा, लिस्ट लगानी है, ULLI लगाया, लिस्ट बन गई। टेबल लगाना है, टेबल लगाया, लग गया। फॉर्म कैसे लगते हैं हमने ये देख लिया। ऐसे ही CSS के अंदर भी यही है कि भाई आप बस ये जो अहम चीज़ें हैं ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो चीज़ आप पहले सीख लो, उसके बाद उसके साथ आप खेलते रहना जितना आपको खेलना है ना। आगे के चैप्टर्स में कुछ भी नहीं है, ये आगे के चैप्टर में बहुत आसानी है। अच्छा जी, CSS इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का हमने देख लिया कि भाई विरासत। अब विरासत क्या होती है? जायदाद होती है। जायदाद हो गई, पेरेंट्स से जो मिलती है, वालिदैन से जो मिलती है,
सल्तनत का तख्त, यानी अगर एक बादशाह है और उसका एक बेटा है, और अगर बादशाह का इंतकाल हो जाता है तो अगला बादशाह कौन बनेगा? बेटा बनेगा। यानी बादशाहत जो है वो बेटे को विरासत में मिलती है, विरासत में मिलती है ना बादशाहत। या फिर जैसे कोई सर अगर उसका कोई बेटी ना हो, बेटी बनेगी भाई, बेटी ही ना हो, ऐसा तो नहीं होता भाई, उसका भाई बनेगा फिर, उसका भाई बनेगा फिर। अब आप बोलोगे भाई भी नहीं होगा तो, उसका भाई भी ना हो, भाई भी ना हो तो, भाई भी अगर ना हो तो उसके चाचा बनेंगे, चाचा भी ना हो तो वो खानदान में अकेला है बादशाह, तो वो बादशाह किस काम का भाई? अगर खानदान में भी सब चला गया ना तो सब सारे लोगों को मिला के बिठाया जाता है वहाँ पे, और जो उनमें से इलेक्शन होता है उनका ना, जो सबसे सही बंदा होता है उसको बनाया जाता है। जब बादशाह का वजीर तो होता है ना, वजीर को ही बना देते हैं कुछ लोग ना। अच्छा, तो इनहेरिटेंस वाली चीज़ हमने देख ली, जो पेरेंट्स से, वालिदैन से हमें विरासत में मिलती है। इसकी एक और मिसाल देखते हैं, जैसे कोई दुकानदार है। अब दुकानदार को किसी काम से बाहर जाना है, मुल्क से बाहर जाना है या शहर से बाहर जाना है, और दुकानदार हाँ होते हैं भाई कुछ लोग, और दुकानदार का एक बेटा है बड़ा, तो दुकानदार वो दुकान किसको देके जाएगा? अपने बेटे को देके जाएगा, जाहिर सी बात है, बेटे को देके जाएगा ना पूरा कारोबार। तो कारोबार जो है या कोई भी चीज़ जो है वो पेरेंट से लेके बच्चों के अंदर इनहेरिट होती है, मिलती है। कुछ लोगों को बीमारी मिलती है, बीमारी जैसे ख़ानदान से कोई बीमारी चलती हुई आ रही है तो हो सकता है कि बच्चों में भी हो जाए, है ना। किसी के ख़ानदान के अंदर आँखों का मसला होता है तो नीचे आके बच्चों में भी वो मसला हो जाता है। तो ये डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। तो इनहेरिटेंस वाली चीज़ हमने देख ली कि भाई इनहेरिटेंस असल में क्या होती है और क्यों ये मतलब रियल लाइफ में इसकी हमने एग्जांपल देख ली। अच्छा, अब ये देखते हैं कि CSS में इसका क्या काम है, इनहेरिटेंस वाली चीज़ का। अच्छा, ये इन्होंने थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताया हुआ है, हम थोड़ा सा ना इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो मिसाल के तौर पे यहाँ पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे आके मैं बनाता हूँ एक साथ स्पेन, और स्पेन को आके मैं बोलता हूँ कुछ यहाँ पे क्लास है, सही है। स्पेन को मैंने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट इसके अंदर डाल दिया, और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आके बोलता हूँ बॉडी, और बॉडी का जो कलर है मैंने बोल दिया भाई साहब ग्रीन कर दो। यूनिवर्सल का कलर मैं हटा देता हूँ, अभी यूनिवर्सल का कलर नहीं चाहिए। बॉडी का कलर मैंने ग्रीन कर दिया। स्पेन को मैंने कोई कलर दिया है? स्पेन को मैंने बोला है कि आप ये वाला कलर ले लो, बोला है? बोली चले बोलो, बोला इसको मैंने? नहीं बोला। लेकिन स्पेन का कलर जब भी हरा हो गया, ऐसा क्यों हुआ? बॉडी को दिया है, और कोई? हाँ, स्पेन ने क्या किया, स्पेन के पास अपना कोई कलर नहीं था। स्पेन ने क्या किया, अपने पेरेंट से, बॉडी इसका पेरेंट हो गया ना, बॉडी इसका पेरेंट हो गया, स्पेन क्या है, बॉडी का चाइल्ड है। तो स्पेन ने क्या करा कि इसने बॉडी के कलर को इनहेरिट कर लिया। इसको जो ग्रीन कलर है वो इसको बॉडी से विरासत में मिला था। समझ आई ये चीज़? इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आकर एक डिफ बनाता हूँ, और डिफ को मैं क्लास दे देता हूँ, कोई सी भी हेलो नाम की क्लास देता हूँ मैं इसको, और इस हेलो नाम की क्लास के अंदर मैं बनाता हूँ एक साथ डिव स्पेन हो गया H4 बनाते हैं इसके अंदर ना, H4, और इसके अंदर आके हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, और यहाँ पे आकर मैं बोलता हूँ कि भाई ये वाली जो क्लास है इसको आप पकड़ो, हेलो वाली, और इसका जो कलर है वो आप कर दो भाई साहब ब्लू वायलेट। ये भी ब्लू वायलेट हो गया। अब ये क्यों है भाई ऐसा? H4 को तो मैंने कोई कलर नहीं दिया ना भाई। भाई क्लास दी है तो क्लास तो मैंने डिफ को दी है, H4 को थोड़ी दी। H4 का कलर क्यों चेंज होगा? H4 क्या है यहाँ पे? इस हेलो का बेटा है H4। हाँ, तो इसने क्या करा कि अपने पेरेंट के कलर को इसने इनहेरिट कर लिया, अपने पेरेंट के कलर को इसने विरासत में ले लिया। सही है। तो इस तरह से भी CSS की कुछ चीज़ें काम करती हैं कि जहाँ पे आप कलर नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, अपने पेरेंट के कलर को इनहेरिट कर लेगा, अपने पेरेंट के कलर को विरासत में ले लेगा। जैसे हमने ये वाली और ये वाली मिसाल देखी है। सही है। तो टोटली बस यही है इनहेरिटेंस।
अच्छा, अगली चीज़ है भाई वाई यूज़ एक्सटर्नल स्टाइल शीट। हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट को इस्तेमाल करना है और क्यों करना है। यहाँ पे अलग से फाइल क्यों बनानी है ये हमने देखा था। ये क्यों क्यों बनानी है भाई अलग से फाइल? अच्छी लगती है। और कोई कोड ना हमारा अलग अलग हो जाता है, HTML अलग हो जाता है और CSS अलग हो जाता है, मिक्स नहीं होता बिल्कुल ना। मतलब मिक्स अगर हो जाता है ना कोड तो मसला होता है उसके अंदर। तो ताकि हमारा कोड मिक्स ना हो, HTML अलग अपना चले और CSS अपना अलग चले, उसके लिए हमने दोनों की अलग अलग फाइल बनाई थी। सही है भाई। अच्छा, इसके बाद भाई हमारा जो चैप्टर ये ख़त्म हो गया। चैप्टर ख़त्म होने के बाद थोड़ी सी इसकी समरी पढ़ लेते हैं, फिर जाते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। CSS ट्रीट ईच HTML एलिमेंट एज अ बॉक्स। क्या? क्यों? क्या टाइम हो गया भाई? 1 घंटा तो हुआ तो मैं आए हुए। 12:30 हो गए तो मैं क्या करूँ? 12:30 हो गए तो भाई 1 बजे तक की क्लास है, 1 बजे तक बैठो भाई। 1 बजे तक की क्लास है ना आपकी? 1 बजे तक क्लास है ना? 1 बजे तक बैठ के प्रैक्टिस कर लो बैठ के। अच्छा भाई, तो CSS ट्रीट ईच HTML एलिमेंट एज अ बॉक्स के CSS क्या करता है? HTML के हर एलिमेंट को एक बॉक्स की तरह ट्रीट करता है। ये देखो, ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बन गए इतने सारे। अच्छा आगे आओ। आगे बोल रहा है कि भाई रूल्स आर मेड अप ऑफ सेलेक्टर्स एंड डिक्लेरेशंस के CSS के जो रूल होते हैं ये वाले जो रूल होते हैं ये हमारे दो चीज़ों पे मुश्तमिल हो रहे थे। एक को हम सेलेक्टर बोल रहे थे और एक को क्या बोल रहे थे भाई? डिक्लेरेशन बोल रहे थे। सेलेक्टर क्या था हमारे पास? सेलेक्टर, ये सेलेक्टर है, ये सेलेक्टर है। नहीं, सेलेक्टर क्या है? सेलेक्टर ये सेलेक्टर है। अच्छा, ये क्या है भाई फिर? नहीं, ये क्या है? ये सेलेक्टर है, क्या है? इसको भी सेलेक्टर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ये भी सेलेक्टर होता है। क्लास भी सेलेक्टर है, आईडी भी सेलेक्टर है, नाम भी सेलेक्टर है, यूनिवर्सल भी सेलेक्टर है। सही है, इनको हम सेलेक्टर्स बोलते हैं। जो बाहर जो चीज़ लगी होती है ना ये वाली, इसको हम, इस पूरे को हम सेलेक्टर बोलते हैं। अब सेलेक्टर के अंदर क्या क्लास लगी हुई है, आईडी लगी हुई है, वो आगे की चीज़ है। अच्छा, सेलेक्टर के बाद ये बोल रहे हैं कि भाई अंदर वाली चीज़ को क्या बोलते हैं हम? डिक्लेरेशन बोलते हैं। भूल गए? भूल गए भाई तुम लोग? बुक में बताया हुआ तो है सब, देखो ना। ये रहा, ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं भाई? सेलेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? और इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? आवाज़ तो निकालो, नाश्ता नहीं करा। क्या बोलते हैं? इतनी तेज़ नहीं भाई, ऐसा नहीं कि मोहल्ले से लोग आ जाएं। इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टर। और इसको डिक्लेरेशन। सही है भाई, सही जा रहे हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर अलाउ यू टू टारगेट योर रूल्स एट डिफरेंट एलिमेंट्स के हमारे पास मुख्तलिफ तरह के सेलेक्टर होते हैं। क्लास का सेलेक्टर हो गया, आईडी का सेलेक्टर हो गया, नाम का सेलेक्टर हो गया, और यूनिवर्सल चाइल्ड सेलेक्टर हो गया। और एक और पढ़ा था हमने, आईडी के अलावा एक और पढ़ा था ना, डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर पढ़ा था ना, और वो कौन सा वाला? ख़ानदान वाला। तो ये डिफरेंट तरह के सेलेक्टर हमारे पास होते हैं। अच्छा, डिक्लेरेशन जो होती हैं वो 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। डिक्लेरेशन, ये जो डिक्लेरेशन है ये वाली, ये 2 पार्ट्स के ऊपर होती है। एक लेफ़्ट वाला होता है, एक राइट वाला होता है। तो लेफ़्ट वाले को हम बोल लेते हैं प्रॉपर्टी और राइट वाले को हम बोल लेते हैं वैल्यू। सही है, पढ़ा था हमने। अच्छा, CSS के रूल्स यहाँ पे आ गए कि भाई CSS को आप अलग अलग फाइल के अंदर बनाओ, सेपरेट डॉक्यूमेंट के अंदर बनाओ, ताकि ये HTML के साथ में चिपकें, HTML से अलग हो। सही है। तो CSS का जो पहला चैप्टर था और सबसे मुश्किल चैप्टर था वो आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद आसान है सब। सही है। तो कोई सवाल किसी का यहाँ पे? कोई चीज़ समझ नहीं आई हो? सेलेक्टर समझ आ गए सबके? शुरू के 4 सेलेक्टर भी आपको आ गए ना, क्लास, आईडी, यूनिवर्सल और नाम वाला, तो काफ़ी है। चाइल्ड सेलेक्टर नहीं समझ आ रहा, मसला नहीं है, जब इस्तेमाल करना वो कर लेना। यूनिवर्सल सेलेक्टर के अलावा जो दूसरा डिसेंडेंट था वो समझ नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, बाद में समझ लेना। ठीक है, अभी आप लोग प्रैक्टिस करो और इस चैप्टर से कुछ अच्छा सा बना दो।